लेट्स स्टार्ट जूडो ही यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंदर भौतिक भूगोल के अंदर हिमनदी या हिमनदकृत शिलाकृतियां या हिमनदी के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां या इसको हम हिमनदीकृत शिलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये बाह्य शिलाकृतियां हैं, इससे पूर्व वाला जो टॉपिक हमने यानी नदी के द्वारा निर्मित शिलाकृतियों का विस्तार से अध्ययन कर लिया था। तो इसके अंदर जो कंपटीशन के अंदर एग्जाम के अंदर आने वाले प्रश्न है उस पर भी डिस्कस करेंगे, और बी पार्ट फर्स्ट के अंदर जो लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात है हिमनदकृत का मतलब है यानी हिम नदियां, और हिम नदी मुख्य रूप से क्या है यानी जो भूखंड होता है उसके अंदर हिम की जो निचले भाग होता है जब तक यानी बर्फ समाप्त नहीं होती वहां तक जो यानी मुख्य रूप से ग्लेशियल पदार्थ बह के आता है वो हिम नदी कहलाती है। तो हिमनद के अंदर हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि हिमानी या हिमनद हिम की ऐसी यानी राशि होती है जो धरातल पर संचय के साथ यानी एक जगह पर एकत्रित होने के साथ धीरे धीरे क्या होती है गुरुत्व ढाल के कारण वो खिसकती है नीचे की तरफ, तो खिसकती है। और हिमालय क्षेत्रों में हिमालय के उत्ताटन, और उत्ताटन से क्या तात्पर्य हिम के अंदर यानी टुकड़ों को जो तोड़ने की क्रिया है यानी जब यानी उसके अंदर प्रवेश करके और उसको उखाड़ने और हटाने की क्रिया है उत्ताटन तथा अपघर्षण। और यानी जो विभिन्न प्रकार के जो ग्लेशिकल यानी जो औजार होते हैं वो कंकड़ पत्थर ये वो उनको क्या करते हैं तोड़ते हैं, आपस में टकरा कर टूटने की क्रिया है यानी घर्षण अपघर्षण, जो दोनों टुकड़े आपस में टूटेंगे तो वो हो जाएंगे शनि घर्षण करते हुए शैलों का जो अपघटन करते हैं, और अपघटन करने से जो विभिन्न प्रकार के जो हिमोड या निक्षेपण मुख्य रूप से होता है, और इन निक्षेप जनित मुख्य रूप से निक्षेप व अपर्दन की क्रिया के द्वारा जो शिलाकृतियां निर्मित होगी वो यानी हिमानीकृत शिलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। तो हिमनद जिस प्रकार हमने देखा था कि नदी यानी क्या करती अपर्दन परिवहन को निक्षेप का कार्य करती है, उसी प्रकार हिमनदी क्या करती है यानी किसी भी चट्टान का अपर्दन करती है, अपर्दन के बाद उसके साथ अपने ग्लेशियल पदार्थ को बहा कर ले जाती है और जहां उसके रुकावट आएगी वहां क्या करना प्रारंभ कर देती है निक्षेप है वो उस क्षेत्र के अंदर करना प्रारंभ कर देती है। तो हिमनदी के सामान्य दो प्रकार के कार्य, एक तो अपघर्षण यानी जो ग्लेशिकल पदार्थ होते हैं जिसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बजरी भी होती है बर्फ के टुकड़े भी होते हैं वो चट्टानों से टकराते हैं, और टकराने से चट्टानों का क्षय होता है, और क्षय से फिर मुख्य रूप से क्या है वो ग्लेशिकल पदार्थ वहां से हटना प्रारंभ होता है जिसके कारण वह अपरदनात्मक शिलाकृतियों का निर्माण होता है। इस प्रकार उत्ताटन की क्रिया जिसमें उखाड़ना या हटाने की क्रिया है यानी हिमनद के टुकड़ों को तोड़कर हटाने की क्रिया है उत्ताटन की क्रिया है, जैसे उसमें हमने अपर्दन शब्द का प्रयोग है वो किया था। तो इस प्रकार हिमनदी के अपर्दन और मुख्य रूप से निक्षेप के द्वारा जो निर्मित शिलाकृतियां होंगी वो हिमानीकृत शिलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। देखिए हिमनदी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कोई उच्च ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में होगी, यानी जो 3 से 4 या 6-7 हजार मीटर ऊंचे वहां हिमनदी होगी। वो मुख्य रूप से कंडीशन निर्भर करता है कि यानी वो भूखंड की स्थिति क्या है, क्या वो विषुवतरेखीय क्षेत्र में है या वो ध्रुवीय क्षेत्रों में है या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर उसकी लोकेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो यानी धूप की मात्रा गर्मी की मात्रा है वो कम होती जाती है, तो अपने ग्लोब से जैसे जैसे ध्रुव पर जाते हैं तो वहां बर्फ की जो मुख्य हिम नदी है या हिम रेखा है उसकी ऊंचाई के अंदर विविधता पाई जाती है। जैसे अपने ध्रुवीय क्षेत्र है या हिम नदी 0 डिग्री पर भी मिलेगी, यानी 0 डिग्री है वहां पर भी आपको हिम नदी मिलेगी दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर।
तो हिम नदी या हिम रेखा मुख्य रूप से क्या है, यानी वो निर्भर करता है कि वो भूखंड की अक्षांश स्थिति क्या है। जैसे मैं बात करूं दक्षिणी ग्रीनलैंड, दक्षिणी जो ग्रीनलैंड है, और या इसके बाद देखिए ये आ गया दक्षिण ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड, और ये इधर आ गया चिली यानी दक्षिणी चिली। कौन सी? दक्षिणी चिली जो देश है, वहां हिम रेखा आपको मिलेगी 666 मीटर, यानी 666 मीटर की ऊंचाई पर भी आपको हिम नदी मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, यानी इधर आ जाता है नॉर्वे, नॉर्वे और मुख्य रूप से क्या है अलास्का, यानी नॉर्वे व अलास्का वाला जो क्षेत्र है, यानी नॉर्वे व दक्षिण अलास्का वाला जो क्षेत्र है, देखिए ये इधर आ गया नॉर्वे और ये इधर आ गया यानी अलास्का वाला जो क्षेत्र है, शुक्राचार्य अमेरिका वाला, वहां आपको हिम नदी मिलेगी 1666 मीटर की ऊंचाई पर। यानी जैसे जैसे हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं तो हिम नदी की ऊंचाई के अंदर क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। जैसे हम बात करते हैं हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत में देखें तो यानी इस साइड में तो हमें 5300 मीटर से लेकर 4300 मीटर हम लोकेशन देखते हैं। देखिए ये पूर्व साइड के अंदर यहाँ आपको 4300 मीटर तक हिम नदी मिलेगी, लेकिन हम इधर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये 5300 मीटर की ऊंचाई पर मुख्य रूप से क्या है, हिम नदी देखने को मिलती है। वहीं यदि हम बात करते हैं विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर ये ऊंचाई आपको 5600 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर भी देखने को मिलेगी। तो यानी हिम नदी की लोकेशन निर्भर करती है उनकी अक्षांशीय स्थिति कहां पर है। वो विषुवत रेखा क्षेत्र में तो वह हिम की यानी मोटाई कम मिलेगी और कम मात्रा में मिलेगी। जैसे ग्रीनलैंड व अंटार्कटिका क्षेत्र है वो मुख्य रूप से यानी सबसे बड़े हिमानीकृत क्षेत्र हैं, तो वहां क्योंकि वो ध्रुवीय क्षेत्रों में उसकी लोकेशन है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इनकी लोकेशन में काफी विविधताएं पाई जाती है। और हिम नद की अपरदन का सिद्धांत देमार्तो ने दिया था, यानी हिम नद अपरदन का जो सिद्धांत दिया था, हिमनद अपरदन का सिद्धांत देमार्तो ने दिया था। किसने दिया था? देमार्तो ने दिया था। और ये यूजीसी नेट 2017 केंद्रीय प्रश्न में मुख्य रूप से क्या है आ चुका है। तो इस प्रकार यानी एग्जाम की दृष्टि से भी मुख्य रूप से क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद क्षेत्र कौन सा है? ग्रीनलैंड है। या मुख्य रूप से विषुवत रेखा से यानी से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो हिम की मोटाई के अंदर या हिम की ऊंचाई के अंदर कमी कैसे आती है? क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो मुख्य रूप से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त होता है, जिसके कारण वह हिमालय क्षेत्र ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यानी ये तो हो गया बेसिक इसका परिचय। तो हिमनदी अपर्दित मलबे का यानी अपरदन करती है तो अपरदनात्मक शिलाकृतियां बनेगी। हिमनदी यदि निचले भागों में उनका निक्षेप करती है तो निक्षेपात्मक शिलाकृतियों का निर्माण होगा। अब हम बात करते हैं हिमनदी के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां भी कौन कौन सी शिलाकृतियों का निर्माण करती है। जिसमें अपरदनात्मक शिलाकृतियों में देखें तो पहली शिलाकृति है यू आकार की घाटी। हिमनदी क्या यानी नदी तो उन्हें बनाई थी वी आकार की घाटी, हिमनदी बनाती है यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। दूसरा यदि हिमनदी के अपरदन द्वारा निर्मित शिलाकृतियों में बात करते हैं लटकती घाटी, जिसको हैंगिंग वैली के नाम से जाना जाता है, निलंबित घाटी के नाम से भी जाना जाता है, बहिर्निलंबित घाटी के नाम से भी इसको क्या लटकती घाटी को क्या है प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। इसके बाद थर्ड शिलाकृति है सरक या हिमगवर, सरक या हिमगवर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं चौथी अरेत
या सिलते कटक के नाम से भी इसको क्या है जाना जाता है, अरेटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको तीक्ष्ण कटक के नाम से भी क्या है जाना जाता है। इसके अलावा 5वीं स्थलाकृति देखें, हॉर्न या गिरी शरंग के नाम से भी क्या है यानी जाना जाता है। तो 5वीं स्थलाकृति कौन सी, हॉर्न या गिरी शरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं 6ठी स्थलाकृति आ जाती है नुनाटक, नुनाटक भी मुख्य रूप से क्या है अपवर्तनात्मक स्थलाकृति के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट स्थलाकृति की हम बात करते हैं सरंग व कुंज भी यानी अपवर्तनात्मक स्थलाकृति के अंदर आ जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं 8वीं स्थलाकृति, इसके अंदर आ जाती है भेड़ पीठ सैल, यानी भेड़ के पीठ की आकृति की जो सैल होती है उसको भेड़ पीठ सैल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यानी अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियों बनती है हिम सोपान, पेडनास्टर झील, पेडनास्टर झील का भी निर्माण इसमें मुख्य रूप से होता है। इसके अलावा फ्योर्ड, क्या होता है फ्योर्ड। तो ये तो बनती है अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियां जिसमें युवाकार की घाटी, लटकती घाटी, शरक या हिमगोवर, अरेत या सिरते कटक, हॉर्न या इसके अंदर क्या है गिरी शरंग का निर्माण होता है। इसके अलावा नुनाटक का निर्माण होता है या इसके अलावा शरंग व पुंछ का निर्माण होता है। इसके अंदर भेड़ पीठ सैल का निर्माण इसके अंदर होता है। हिम सोपान, पेडनास्टर झील और फ्योर्ड, इनका हम जिस प्रकार हिम नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को हमने एक एक डायग्राम, रेखा चित्र और उदाहरणों के द्वारा समझा था, उसी प्रकार इन स्थलाकृतियों का भी हम एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। देखिए इसके अंदर निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हालांकि कम होती है। एक होता है हिमोड, हिम का जो टीला होता है हिमोड कहलाता है। और हिमोड भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो मध्यवर्ती भाग में बने वो मध्यवर्ती हिमोड, पार्श्वों को बने पार्श्ववर्ती हिमोड, और तली में बने तलस्थ हिमोड। तो हिमोड मुख्य रूप से यानी बनता है। दूसरी स्थलाकृति की यदि हम बात करना चाहें हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, तो इसके अंदर आ जाती है ड्रेमलिन, या इसको अंडाकार टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अंडाकार टोकरी के नाम से भी यह ड्रेमलिन को जाना जाता है, जो उल्टी नौका के आकार की मुख्य रूप से क्या है होती है। इसके अलावा तीसरी स्थलाकृति हम देखें एस्कर आ जाता है, या इसमें एक मालाकार एस्कर होता है, मालाकार एस्कर, मालाकार एस्कर होता है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें केम का निर्माण होता है, क्या केम का निर्माण होता है, कैंटिल का निर्माण इसके अंदर होता है। तो ये होगी कौन सी अपवर्तनात्मक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां, जिसमें हमने यानी हिमोड, ड्रेमलिन, एस्कर, कैम और कैंटिल के नाम से इसको क्या है जाना जाता है। तो ये तो बेसिकली होगी अपनी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। तो आज हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। तो नंबर 1 हम लेते हैं यू आकार की घाटी। देखिए बेसिकली जो नदी होती है वो वी आकार की घाटी होती है, क्योंकि नदी का वेग तीव्र होता है, ढाल तीव्र होता है। और चूंकि हिम नदी तो क्या करती है, गुरुत्व ढाल के कारण मुख्य रूप से क्या है वो मलबा है कर्ष कर होकर मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर चलता है। तो इस प्रकार हिम नदी के अंदर तो मुख्य रूप से क्या है यानी वेग मुख्य रूप से क्या होता है, मंथर गति से मुख्य रूप से क्या है यानी हिम नदी बहती है। और हिम नदी कोई अपनी घाटी नहीं बनाती, जो पुरानी घाटी होती है या नदीगत जो घाटी होती है उसका अनुसरण करती है। तो हिम नदी
के अंदर फर्स्ट आकृति होती है यू आकार की घाटी, और यू आकार की घाटी मुख्य रूप से पर्वतीय भागों में घाटी हिमनद यानी ऐसी घाटियों का अनुसरण करता है से होकर प्रवाहित होता है जिनके किनारों के जो ढाल होते हैं खड़े ढाल वाले होते हैं और जिसकी तली लगभग क्या होती है, संपाट होती है। तो उस संपाट में मुख्य रूप से क्या है यानी सपाट और चौरस होती है, और उसके अंदर से हिमानी ग्लेसिकल पदार्थ होके प्रवाहित होता है। तो वहां एक होता है अपघर्षण यानी तली के अंदर क्या होगा, अपघर्षण, और एक होगा उत्पाटन की क्रिया या जिसको उत्पाटन की क्रिया। तो अपघर्षण के अंदर क्या होगा, ग्लेसिकल पदार्थ जो कंकड़ पत्थर और जो हिम के टुकड़े जाएंगे तो जिस घाटी से होंगे बहेंगे तो उस घाटी को क्या करते हैं, काटते हैं, और काटेंगे तो घाटी एक तो गहरी होगी और चौड़ी होती है। दूसरा उत्पाटन की क्रिया के द्वारा उसमें उखाड़ने की, उसमें हटाने की क्रिया होती है, जिसके कारण के अंदर क्या होता है यानी घाटी मुख्य रूप से एक तो क्या हो जाती है, चौरस हो जाती है, और मुख्य पार्श्व अपवर्तन होने के कारण और घाटी की आकृति अंग्रेजी के यू अक्षर के अनुसार आकार की शिलाकृति मुख्य रूप से बनती है, जिसको हम यू आकार की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यानी मुख्य रूप से ये जो ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर है, ग्रीनलैंड है, चिली है और नॉर्वे अलास्का वाले क्षेत्र में ये यू आकार की घाटियां हैं वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो रटना नहीं कि यू आकार की घाटी के अंदर हिम नदी पर्वतीय भागों में ऐसी घाटी का अनुसरण करती है जो मुख्य रूप से क्या होगा, जिसके ढाल खड़े यानी खड़े ढाल वाले होंगे और उसकी तली संपाट होगी, और उसके अंदर मुख्य रूप से हिम नदी के अंदर जब ग्लेसिकल पदार्थ के अंदर अपघर्षण और मुख्य रूप से समीघर्षण और उताटन की क्रिया होती है तो घाटी की तली संपाट और चौरस हो जाती है, और अंग्रेजी के यू अक्षर के अनुसार की यू अक्षर के आकार की शिलाकृति का निर्माण होता है, जिसको हम यू आकार की घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये तो क्या क्या है, यू आकार की घाटी। इसके बाद हम दूसरी शिलाकृति की बात करते हैं, लटकती घाटी। देखिए हम बात करते हैं लटकती घाटी, जब मुख्य रूप से हिम नदी है वो मुख्य रूप से यानी अपनी मुख्य नदी घाटी की तली को यानी थोड़ा गहरा करती है, और मुख्य रूप से उसके अंदर ग्लेसिकल पदार्थ होता है, तो घाटी यानी ये मुख्य नदी है, और मुख्य नदी आएगी तो घाटी को अपना गहरा करेगी, और चूंकि ये बर्फ वाले क्षेत्र में बहती है तो इसकी यानी चौड़ाई भी ज्यादा होगी, गहरी होगी, सहायक नदियों की मात्रा इसमें ज्यादा होगी। लेकिन ये लय से लटकती यानी सहायक नदियां होती है वो मुख्य रूप से अपनी घाटी को कम काट पाती है, क्योंकि गुरुत्व ढाल के कारण, आकर्षण के कारण तो बहती है। तो मुख्य हिम नदी के अंदर उसकी सहायक हिम नदियां हैं वो यानी इस तरह से दूर से लगता है जैसे कोई लटक रही हो, इसलिए मुख्य नदी घाटी में सहायक नदी घाटी लटकती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसी शिलाकृति को लटकती घाटी या जिसको हैंगिंग वैली या निलंबित घाटी के नाम से भी क्या है इसको जाना जाता है, या इसको बहिर्लंबी घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो यानी मुख्य हिम नदी के अंदर यानी सहायक नदियों की मात्रा अधिक होने के कारण घाटी गहरी, चौड़ी और मुख्य रूप से गहरी हो जाती है, लेकिन मुख्य हिम नदी की सहायक नदियों के अंदर कम ग्लेसिकल पदार्थ होने, कम मात्रा में यानी अवसाद होने के कारण जब मुख्य हिम नदी में गिरती है तो यानी वो काफी यानी ऊंची होती है, और दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई हिम नदी पर उसकी सहायक हिम नदी लटक रही हो, इसलिए इस घाटी को लटकती घाटी के नाम से भी जाना जाता है, हैंगिंग वैली के नाम से भी जाना जाता है, निलंबित घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और बहिर्लंबी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये दक्षिण ग्रीनलैंड, दक्षिण चिली, अलास्का, नॉर्वे वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये शिलाकृतियां हैं वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर शरक, अरेत और नाटक
का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसका रेखा चित्र के माध्यम से यानी नदी के मार्ग के अंदर ये स्थलाकृतियां किस प्रकार से बनती है उनका विस्तार से वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।